नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि जो भारत कभी दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, वो ब्रिटिश राज के खत्म होते होते इतना पिछड़ कैसे गया? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। चलिए, ब्रिटिश राज का एक इकोनॉमिक एक्सरे करते हैं और समझते हैं कि उन 200 सालों में भारत की तकदीर कैसे और क्यों बदली। ये नंबर्स देखिए, यही पूरी कहानी की शुरुआत है। जरा सोचिए, 1700 के दशक में जब अंग्रेजों ने यहां अपनी पकड़ बनानी शुरू ही की थी, तब भारत पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 27% हिस्सा था। एक असली इकोनॉमिक सुपर पावर। और फिर महज 200 साल बाद 1947 में ये हिस्सेदारी गिरकर सिर्फ 3% रह गई। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक आर्थिक तबाही थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दुनिया की सबसे दौलतमंद अर्थव्यवस्थाओं में से एक इस तरह से कैसे ढह सकती है? चलिए, इस पहेली को सुलझाते हैं और इसके पीछे की सोची समझी रणनीति को परत दर परत समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। भारत की दौलत को निचोड़कर ब्रिटेन ले जाने का ये पूरा प्लान 3 अलग अलग फेजेज में लागू किया गया। हर फेज का मकसद तो एक ही था, भारत से ज़्यादा पैसा निकालना। लेकिन तरीके समय के साथ बदलते गए। तो सबसे पहला फेज था मर्केंटाइल फेज, मतलब व्यापार के जरिए लूट का दौर। 1757 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके पूरे व्यापार पर एक तरह से कब्जा कर लिया। और सबसे शातिर बात क्या थी पता है? वो बंगाल से जो टैक्स वसूलते थे, उसी पैसे से भारत का सामान खरीदते थे और उसे इंग्लैंड भेजकर मोटा मुनाफा कमाते थे। मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीदकर हमें ही लूटा जा रहा था। इसके बाद खेल पूरी तरह बदल गया और शुरू हुआ दूसरा फेज, इंडस्ट्रियल फेज। और ये बदलाव आया कैसे? एक तरफा व्यापार के नियमों से। भारत से ब्रिटेन जाने वाले तैयार माल जैसे हमारे कपड़ों पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए गए, लेकिन ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से आने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं था, जीरो। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत के बाजार सस्ते ब्रिटिश माल से भर गए और हमारा जो सदियों पुराना टेक्सटाइल उद्योग था, हमारे जो कारीगर थे, वो सब तबाह हो गए। और फिर आया तीसरा और आखिरी फेज, फाइनेंशियल फेज। 1858 के बाद अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग जैसी चीजों पर पैसा लगाना शुरू किया। अब ऊपर से देखने में तो ये विकास लगता है ना? लेकिन इसका असली मकसद था भारत के कोने कोने से कच्चा माल जैसे कपास बंदरगाहों तक लाना और ब्रिटेन के तैयार माल को देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाना। इससे उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। अच्छा, व्यापार तो एक तरीका था ही, लेकिन अंग्रेजों की नजर भारत की असली दौलत पर थी, और वो थी हमारी जमीन। उन्होंने देश भर में लगान वसूलने के लिए 3 अलग अलग सिस्टम बनाए, जिनका एक ही मकसद था, किसानों की जेब से ज्यादा पैसा निकालना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जहां जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे। इसमें किसानों का डबल शोषण होता था। साउथ इंडिया में रैयतवारी सिस्टम था, जहां सरकार सीधे किसानों से टैक्स लेती थी, कोई बिचौलिया नहीं था। लेकिन टैक्स की दरें इतनी ज़्यादा थीं कि किसानों की कमर ही टूट जाती थी। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में महलवारी सिस्टम था, जहां पूरे गांव से एक साथ लगान वसूला जाता था। मतलब बोझ पूरे का पूरे गांव पर पड़ता था। तो इन सभी नीतियों का, इन सभी सिस्टम्स का कुल मिला के नतीजा क्या निकला? इन सब ने मिलकर एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया जिसे हम सब ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी के नाम से जानते हैं। ये ब्रिटिश राज की आर्थिक कहानी का, आप कह सकते हैं, सबसे काला अध्याय है। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था क्या आखिर? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक वन वे ट्रैफिक था। भारत का पैसा, भारत का कच्चा माल, यहाँ के सारे रिसोर्सेज सब एक तरफ से ब्रिटेन जा रहे थे, लेकिन बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो पैसा भारत में वापस इन्वेस्ट होने के बजाय ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा था। और इस पूरी लूट का पर्दाफाश करने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। उन्होंने अपनी मशहूर किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार आंकड़ों के साथ यह साबित किया कि अंग्रेजों का राज असल में अन ब्रिटिश था। क्यों? क्योंकि ये उन न्याय के सिद्धांतों पर नहीं चल रहा था जिसका ब्रिटेन पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता था। ये शासन भारत को लगातार गरीब बना रहा। जमीनी हकीकत तो और भी भयानक थी। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, आप दिन रात मेहनत करके जो भी फसल उगाते हैं, उसका आधा हिस्सा 50% आपको सीधा सीधा लगान में देना पड़ रहा है। रैयतवारी और महलवारी सिस्टम में किसानों का यही हाल था। नतीजा, किसान पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबते चले गए और पूरे देश में गरीबी और भूखमरी फैल गई। लेकिन भारत के लोग चुपचाप ये सब नहीं सह रहे थे। इस जबरदस्त शोषण के खिलाफ देश के अलग अलग कोनों में विद्रोह की आग भड़क उठी। बंगाल के नील विद्रोह से लेकर महाराष्ट्र के दक्कन दंगों और बिहार के चंपारण सत्याग्रह तक, जिसका नेतृत्व खुद महात्मा गांधी ने किया था, ये सभी आंदोलन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ आम जनता के गुस्से का सबूत थे।
तो इन 200 सालों के आर्थिक कंट्रोल की विरासत क्या रही, इसका आखिरी नतीजा क्या निकला? चलिए इस पूरी कहानी के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। संक्षेप में कहें तो सबसे पहले भारत का एक सिस्टमैटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, मतलब जो देश कभी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था उसे तोड़ दिया गया। दूसरा, भारत को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटिश सामान का बाजार बनाकर रख दिया गया। तीसरा, लगान की कठोर नीतियों ने किसानों को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। और हाँ, जो रेलवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी वो भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। और ये सब हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारे औपनिवेशिक काल का ये आर्थिक अतीत आज भी भारत के वर्तमान और भविष्य पर कितना असर डालता है? ये एक सोचने वाली बात है ना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।